Okay, good morning all student. And now we start our chapter 5. Let's come on page number 79. Now we studying chapter 5. What is the chapter name? Periodic classification of elements. है ना, हमको आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है. आवर्त सारणी क्या है, जैसे कि हम लोग हमारी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं. क्लास 9th में है ना, हम लोगों ने देखा है कि कुल टोटल कितने तत्व हैं. 180 एलिमेंट्स फाउंड इन द अर्थ, है ना. इसमें से जो आपके हैं, आप लोग पेज पर देखिए, पेज नंबर 79 पर 94 एलिमेंट्स आर नेचुरली ओकरिंग, है ना. मतलब कि ये क्या, 94 जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग प्रकृति से सीधे प्राप्त करते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है ना, उनको हम लोग रिमेनिंग कितने बचे 22 24 है ना. जो 24 है ये क्या है, इनको ये मैन मेड है, यस मैन मेड है या फिर सिंथेसाइज है, इनको बनाया जाता है. फिर आप लोग ये पेज नंबर 86 पर आपको एक टेबल दिखेगी, है ना, प्रायोगिक टेबल. इसमें आप लोग देखेंगे, आप लोग सभी बुक्स में देखना, इसमें सबसे ऊपर टेबल 5.6 है ना, ये है. हाँ, उल्टा तो नहीं है किसी की बुक में छपा है, तो वो पास वाली बुक में देख लेना, है ना. तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो वैसे ही आपको यहाँ पर जो मेटल्स के हैं, है ना, सभी 118 तत्व इसी सारणी के हैं. और इसमें आपको जो तत्व हैं वो अलग अलग उनमें बांटे गए, अलग अलग भागों में, जैसे कि मेटल्स में बांटे गए. फिर आप लोग है ना, ये थोड़े ग्रीन कलर का, फिर मेटेलॉइड्स, ऐसे जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उनको हम लोग मेटेलॉइड्स बोलते हैं, ठीक, जो पिंक कलर में दर्शाए गए हैं. फिर हम लोग देखेंगे कि एक और येलो कलर के हैं, वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स मतलब कि गैसेस हैं, है ना, लिक्विड वगैरह, इस प्रकार के तत्व हैं. तो आप देखेंगे टोटल 1 से लेकर 7 रो कितनी है, 7, ठीक, और कॉलम कितने हैं, 18 कॉलम. इनमें से जो 18वां कॉलम है ना, 18 कॉलम, इसको हम लोग अक्री गैस, है ना, अक्री गैस इनको कहते हैं. जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान 54 पे है ना, रेडान और ओस्मियम, ये जो गैसें हैं इनको हम लोग अक्री तत्व कहते हैं. और उसके नीचे ये जो अब आप देखेंगे लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स लिखा है ना. इनको यदि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स के आगे आप देखोगे तो 58 से लेकर 71 तक है ना. और एक्टिनाइट्स जो है वो 19 से लेकर 103 तक है. दोनों आप लोग टेबल को देखेंगे. और उसी के जस्ट ऊपर आप लोग देखिए, जो 7वीं रो है लास्ट में, उसमें एक्टिनियम 89 के बाद में वो तत्व फिर 104 से शुरू है ना. क्यों, इनको हम लोग मृदा तत्व कहते हैं, ठीक. तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. और इसमें भी एस, पी और डी और एफ 4 ब्लॉक के तत्व होते हैं. तो फर्स्ट और सेकंड रो ये एस ब्लॉक के तत्व हैं, है ना, इनको धातु तत्व कहते हैं. और ये जो है ये 13 से लेकर 18 तक के जो ग्रुप्स हैं, ये कौन से हैं, पी ब्लॉक के तत्व. और 3 से लेकर 12 तक ये जो तत्व हैं इनको हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व, इनको संक्रमण तत्व कहते हैं. और जो नीचे हैं लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, ये हैं एफ ब्लॉक के तत्व, यानी कि इनको 4 ब्लॉक में बांटा गया है. तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है थोड़ा, ओके. तो आइए हम लोग 1 बाय 1 प्रायोगिक टेबल, इसकी हिस्ट्री क्या है ना, 118 तत्वों का इतिहास क्या है, हमारे लिए क्यों जरूरी है और हम क्यों इनको पढ़ रहे हैं. तो आइए हम लोग देखेंगे इनको, ओके. तो हम लोग देख रहे थे कि जो ग्रुप्स हैं, टोटल एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को किस प्रकार से, उनको कौन से वर्गों में वर्गीकृत किया जाए, या उनको विशेषताओं के आधार पर, ये जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, उनके आधार पर, या उनके स्टेट, है ना, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनके आधार पर उनको बांटा जाए. तो साइंटिस्ट ने जब उनकी खोज होती गई तो किस प्रकार से ग्रुप्स में इनको बांटा जाए ताकि उनको किसी प्रकार से स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए. तो वैज्ञानिकों ने समय समय पर अनेक सिद्धांत दिए, उनने प्रिंसिपल अपने अकॉर्डिंग दिए. और फिर उनमें से कुछ जो प्रमुख प्रिंसिपल थे वो थे, जैसे डोबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम,
तो आइए हम लोग उनको वन बाय वन जानते हैं और फिर इन्हीं नियमों का उपयोग करके आज की आधुनिक आवर्त सारणी है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किस प्रकार से विकसित हुई इनको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो लेट्स कम ऑन पेज नंबर 79 एंड सी 5.1.1 डोबेराइनर्स ट्राइड्स। ठीक, आप लोग देखिए बोर्ड पर है ना। तो जो सबसे पहले तत्वों को एक ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर बांटने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले किसने की थी? डोबेराइनर ने। डोबेराइनर एक जो जर्मन के वैज्ञानिक थे, जो रसायन शास्त्री थे जर्मन के, जिन्होंने 1817 में इस प्रकार से तत्वों को उनको बांटने की कोशिश की। तो सबसे पहले उन्होंने जो 3 तत्व थे उनकी उन्होंने टेबल बनाई, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जैसे कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप लोगों को ये टेबल पेज नंबर 80 पर 5.2 पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले तत्वों को इनमें उन्होंने बांटना चाहा। फिर देखा कि ये जो अब उनका नियम था, क्या नियम था उनका कि पहले जो बीच का तत्व है, ये बीच वाला तत्व इन 2 तत्वों के परमाणु भार का एवरेज होता है ना। इस प्रकार से उन्होंने तत्वों को बांटना चाहा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिथियम का परमाणु भार क्या है? एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 6.9 सेकंड। सोडियम का कितना है? 23.0। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23.0। और पोटेशियम का कितना है? 39.0। तो हम लोग देखें कि इसको 6 को और 39 दोनों को यदि जोड़ेंगे और उनमें 2 का यदि हम लोग भाग दे दें तो क्या आएगा? 23 प्लस करके यदि हम लोग उसको डिवाइड कर दें तो क्या जाएगा? 23। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको बांटना चाहा, लेकिन जो तत्व हैं उन तत्वों के केवल 3 त्रिक ही बना सके और तत्व ज़्यादा थे, तो ये क्या इस प्रकार से तब उनको बनाना असंभव था। तो ये जो नियम था, ये वाला नियम रद्दी में चला गया। ठीक, मतलब कि ये जो नियम है, इस वाले नियम को इतनी ख्याति नहीं मिली और जो वैज्ञानिकों ने इसको अमान्य कर दिया है ना, उन्होंने उसको मानना से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि तत्व में केवल 3 तत्व को ही बांट सके, है ना। और उनका सिद्धांत यही था कि पहला तत्व और तीसरे तत्व का एवरेज दूसरा तत्व होता है। ठीक, ये आपको फिर नेक्स्ट और कौन सा थे? फिर एक न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक है। न्यूलैंड वैज्ञानिकों ने उनको बांटना चाहा, तत्वों को उन्होंने बांटना चाहा। तो उन्होंने इनके जैसे जो संगीत के जो स्वर होते हैं, है ना, कितने होते हैं? 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। और बाद में जो पहला तत्व है वही तत्व वापस 8वें नंबर पर आ जाता है। तो ऐसे न्यूलैंड्स ने उन तत्वों को बांटने की कोशिश की, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेवस, यानी कि न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो आइए हम लोग न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में जानते हैं वन बाय वन, आगे बढ़ो। तो इसमें जो नेक्स्ट तत्व है, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे न्यूलैंड, है ना। The next scientist who tried to arrange the elements in a table is Newlands। न्यूलैंड जो एक वैज्ञानिक थे, वो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। उन्होंने इन तत्वों को एक उनमें टेबल में बांटना चाहा और उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर उन्होंने इनको ऐसा करने की कोशिश की। उन्होंने किस वजह से, उनका जो प्रिंसिपल ये था उनका प्रिंसिपल था कि जो ही स्टार्टेड द एलिमेंट हैविंग लोवेस्ट एटॉमिक मास एंड एंडेड थोरियम विच द 56। तो देखो उसमें ही फाउंड द एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट
यानी कि उनका जो पहला तत्व है, पहला तत्व और आठवां तत्व दोनों की जो है ना विशेषता उनकी क्या समान समान होती हैं। इस प्रकार से उन्होंने उनको बांटना चाहा। जैसे कि आप लोग एक टेबल देखिए, टेबल नंबर 5.3 न्यूलैंड्स ऑक्टेवस। आप लोग देखेंगे इसमें ये जो है आपके पेज नंबर 81 पर है ना, एक ये टेबल है जो न्यूलैंड्स ने इसको दिया था। आप लोग देखिए इसमें जैसे ऊपर ग्रीन कलर में वो उनका नाम लिखा, जैसे संगीत के 7 स्वर होते हैं ऐसे ही सबके उन्होंने अंग्रेजी में लिख रखे हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और वापस फिर कौन सा तत्व आता है, सा, है ना। तो इसी प्रकार से उन्होंने हाइड्रोजन से लेकर जो थोरियम है वहाँ तक 56वां तत्व थोरियम वहाँ तक के उन्होंने बांटना चाहा। तो इसमें कुछ तत्व उसमें समाहित हो गए, यानी कि ये डोबेर-रायनर का जो त्रिक नियम था उससे ज़्यादा सफल नियम न्यूलैंड का अष्टक नियम हुआ। एक तो इसमें था क्या कि पहला तत्व है वो 8वें तत्वों से गुणों में समानता रखता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, और वो उसके 8वें तत्व सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 है से गुणों में कुछ समानता रखता है। ऐसे ही बेरिलियम अपने 11वें तत्व, अपना 8वें तत्व जो है मैग्नीशियम है ना, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है और मैग्नीशियम उसका परमाणु क्रमांक 12 है, तो उसका 8वें तत्व से गुणों में कुछ समानता रखता है। तो इसी प्रकार से न्यूलैंड ने इनको तत्वों को अपने आगे वाले जो गुण हैं उनकी समानता के आधार पर उन्होंने बांटना चाहा। तो आइए हम लोग और देखते हैं इसके नियम के बारे में थोड़ा सा विस्तृत देखेंगे। सबसे फर्स्ट न्यूलैंड का अष्टक नियम में, तो न्यूलैंड ने केवल कैल्शियम तक ही तत्वों को सही तरीके से व्यवस्थित कर सके, एक से लेकर केवल कैल्शियम तक ही तत्वों को व्यवस्थित हो सके और आगे के तत्व व्यवस्थित नहीं हो सके। दूसरा जो उन्होंने सिद्धांत दिया वो ये था कि केवल वो 56 एलिमेंट ही प्रकृति में उपलब्ध हैं और उससे ज़्यादा एलिमेंट प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, लेकिन भविष्य में उससे भी ज़्यादा तत्वों की खोज हुई तो उनको ये वाला सिद्धांत ये भी थोड़ा अमान्य हो गया। फिर उन्होंने जो था कुछ सेम प्रॉपर्टीज वाले तत्व जैसे कि लिथियम और सोडियम, इनको उन्होंने एक ग्रुप में रखा, वो तक तो ठीक था, लेकिन कुछ उनके साथ में डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले तत्व भी रखे गए, तो उनको एक ही कॉलम में वो सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो फेल हो गया, है ना। और आगे लेकिन इन्होंने कुछ तत्वों की खोज को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करने की कोशिश जरूर की। सबसे पहले डोबेर-रायनर ने की और फिर की न्यूलैंड ने, है ना। तो आइए हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट कि किस प्रकार से ये टेबल अपने व्यवस्थित रूप में आती है। अब हम लोगों ने देखा कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम साइंटिस्टों ने अमान्य कर दिया था। क्योंकि वो पूरे तत्वों को अच्छे तरीके से अरेंज नहीं कर पाए थे। फिर अनेक साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस प्रकार के खोज की ताकि वो उसको प्रायोगिक टेबल में जो टोटल तत्व हैं उनको व्यवस्थित कर सकें, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा वो रहा सर आइवानोविस्की मेंडलीफ का, जो एक रशिया के साइंटिस्ट थे, रशिया के रसायन शास्त्री थे, और उन्होंने इस प्रायोगिक टेबल को व्यवस्थित करने में उनका बहुत महान योगदान रहा। तो इसलिए जो प्रायोगिक टेबल है आवर्त सारणी, उसको मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग वन बाय वन उसको देखेंगे।